हाय फ्रेंड्स। तो आज है लेक्चर नंबर 4 सीरीज एंड सीक्वेंसेस का। इसके पहले 3 लेक्चर्स में हमने nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी और जीपी, इनफाइनाइट जीपी, इन पर उनके बेसिक्स देखे थे, इनके कुछ ट्रिक्स और फार्मूलाज भी देखे थे और जेई लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए ये जो टॉपिक है ना, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आज हम ये पढ़ेंगे। एक्चुअली 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज में यही इंपॉर्टेंट है। एपीजीपी तो आप लोग पढ़ के आए हो, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर एजीपी के जो सवाल होंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो सवाल होंगे, वो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी भी होगा, जीपी भी होगा और उन दोनों का एक रिमिक्स वर्जन होगा। आजकल तो चलता ही है बहुत ज़्यादा, रिमिक्स वर्जन बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। तो जेई के क्वेश्चन पेपर में भी रिमिक्स आता है, कॉम्बो पैक आता है एपी जीपी का। वैसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम आज इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में चले जाएंगे। ये एजीपी का जो टॉपिक होता है, ये आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया क्लियर होने लगेगा। हर एक क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, पैटर्न आपको समझना होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या क्या हमें करना हो सकता है। जब हमें एजीपी का सवाल मिले तो हमें क्या क्या अप्रोच लगाना होगा, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हर क्वेश्चन ही आपको अलग अलग मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए एजीपी के। आज फिलहाल तो इसका पार्ट 1 है, जहाँ पर हम बेसिक चीज़ें एजीपी पर डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे और आप लोग इसे ज़रूर इसके क्वेश्चंस ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, क्वेश्चंस ट्राई करना होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एजीपी भाई अरिथमेटिक ये होता है एपी का पार्ट, ये होता है जीपी का पार्ट। एपी और जीपी जब दोनों का कॉम्बो हो जाता है ना, तब उसे एजीपी कहते हैं। एपी प्लस जीपी इज इक्वल टू एजीपी। भाई ये क्या होता है? क्या कोई सीरीज एपी और जीपी दोनों में हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा ना, कोई एक मानो सीरीज दिया रहेगा, उसका तुम्हें सम निकालना होगा या फिर उसका nth टर्म निकालना हो सकता है। क्या क्या करना हो सकता है? या तो सम निकालना हो सकता है, या तो nth टर्म निकालना हो सकता है, या फिर कोई मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। कुछ भी पूछ रहा है तुमको, कोई वेरिएबल दिया है उसका वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ऐसे सब केसेस में ना, इसे सॉल्व करते वक्त देखना तुम्हें एपी के कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहे हैं, तुम्हारा जीपी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एजीपी के फॉर्म में अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि यही चीज़ें 11th-12th के जेई में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ठीक है। अब आज सिर्फ एक ही पैटर्न मतलब समझेंगे जो ऑलमोस्ट हर एजीपी के क्वेश्चन में यूज़ होता है। वो होता है शिफ्ट और उसके बाद डिफरेंस। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे। सीधा क्वेश्चन में जाएंगे और वहाँ पर आपको पैटर्न समझाएंगे, इसका लॉजिक समझाएंगे। तो बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, सब जेई लेवल के क्वेश्चन है, पहला आसान है। पहले आप इसे एक बार ट्राई करिए, ठीक है। एक बार ट्राई करिए खुद से कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ दिमाग लगाइए अपना, थोड़ा सा ट्राई करिए। क्या है यहाँ पर? देखो एस की वैल्यू दी हुई है 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x⁴ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट के इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब ये सीरीज चलता रह रहा है, ठीक है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझना होगा और उसके बाद आपको s की वैल्यू ही निकालनी होगी। देखो जहाँ जहाँ ये यहाँ पर मैं s = लिखूंगा ना, यहाँ पर s की वैल्यू ही पूछी जाएगी कि s का एक छोटा सा वैल्यू निकाल के बताओ। सिंप्लीफाई करो चीज़ों को, ठीक है, सिंप्लीफाई करो चीज़ों को। एक बार जल्दी से पॉज करो और ट्राई करो। तो छोटा सा ना भी बने तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पहला ही क्वेश्चन है, पर एक बार पॉज करिए और ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, देखिए क्या चल रहा है। क्या ये एपी में है, क्या ये जीपी में है, या फिर ये दोनों में है? तो क्या करें, एक बार सोचिए, पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए। हो गया होगा पॉज कर लिया? तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें बहुत बार डिफरेंस लेना पड़ता है, और हमने जो पिछली बार लिखा शिफ्ट और डिफरेंस, एक मैं करके दिखाता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा। अगर ध्यान से देखिए, पहले पैटर्न ऑब्जर्व करिए।
पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 2x है, अगला टर्म 3x² है, अगला टर्म 4x³ है, और ऐसा चल रहा है। भाई ये जो 1 है, क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू x⁻0? हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अगला टर्म है 2x⁻1, अगला है x², ऐसा चल रहा है। यानी कि एक चीज़ समझ आ रहा है कि हर टर्म में मल्टीप्लाइड बाई x हो रहा है, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। पर एक और चीज़ देखो, सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई x ही नहीं, यहाँ पर 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 4 हो गया। यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, जो कांस्टेंट पार्ट है आपका, वो AP में है। 1 2 3 4 ऐसा चल रहा है, इसके बाद 5 आया। और ये जो मल्टीप्लाइड बाई x है ना, यानी कि जो x का पार्ट है, मैं ऐसे लिखता हूँ, x का जो पार्ट है वो भैया GP में है, वो GP में है। क्यों भाई? देखो x⁻0, अगला x⁻1, x⁻2, x⁻3, ऐसा चल रहा है। AP भी है, GP भी है, दोनों का कॉम्बो है ये। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग AGP के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अलजेब्रा ही है। देखिए कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या दे रहा है भाई? ये जो 1x, मतलब ये जो 1 है ना कांस्टेंट टर्म, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? ये जो s है ना, s के साथ, पूरे के साथ एक बार x मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे के साथ, हर एक टर्म के साथ। बोलोगे क्यों? अभी पता लगेगा। x मल्टीप्लाई कर दो, बट सुनो, सिर्फ x मल्टीप्लाई ही मत करना, उसे शिफ्ट करके लिखना। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई बाय x एंड शिफ्ट। ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई x बाय, तो समझ आता है, पहला x हो जाएगा, फिर 2x² हो जाएगा, चलो समझ आता है। पर ये शिफ्ट वाला क्या हो गया? शिफ्ट मतलब अगर 1 2x 3x² ऐसा लिखा हुआ है तो 1 के नीचे मत लिखो, ये अगला टर्म जो आएगा x, मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद, वो एक शिफ्ट करके लिखो, शिफ्ट 1 प्लेस। सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा। मैंने कहा ना शिफ्ट, उसके बाद डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने में इजी होगा। ये x का टर्म ऊपर वाले x के टर्म से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका अगला टर्म x² का फॉर्म में आएगा तो हम उसको x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि एक बार आप शिफ्ट कर लीजिए, 1 प्लेस शिफ्ट कर दीजिए। तो कैसे लिखेंगे? x की वैल्यू होगी, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एक्सेस करिएगा। ये जो 1 के साथ x मल्टीप्लाई करिए और 2x के नीचे मैंने लिखा, ठीक है? उसके बाद 2x² हो जाएगा, लिखा। उसके बाद 3x³ हो जाएगा, लिखा। उसके बाद 4x⁴ हो जाएगा, चला। अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये तो इनफाइनाइट टर्म्स है ना, ठीक है भाई। इसे एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जगह मिल गया थोड़ा ऊपर हमें, और इसे कॉपी करके फिर से लिखते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट कर सके। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपको ये सीखना होगा। एक सेकेंड, ये वाला, हाँ। तो देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसे मैं थोड़ा ऊपर लेकर आता हूँ। हाँ अब सही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ तो देखिए s इक्वल टू मैंने ये लिखा था, उसके नीचे मैंने sx कर दिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। s माइनस एस एक्स क्या हो जाएगा? s माइनस एस एक्स, LHS में s माइनस एस एक्स। इधर क्या होगा? जो नीचे है उसके साथ, 1 के साथ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, वो तो 1 माइनस 0। इसके बाद 2x के साथ x को मल्टीप्लाई करो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो 2x से, x को सब्ट्रैक्ट किया। 3x² से 2x² को सब्ट्रैक्ट किया। समझ रहे हो पैटर्न? क्यों ऐसा किया? ताकि हमें वो AP वाला फैक्टर हम हटा सकें। 3x² माइनस 2x², फिर अगला हो जाएगा 4x³ माइनस 3x³, ऐसा चलता रहेगा अगेन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब इनफाइनाइट टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स ही तो रहेगा ना।
देखो s माइनस एस एक्स, तो s कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है भाई, अगला क्या है x है, अगला क्या है एक्स स्क्वायर है, अगला क्या है एक्स क्यूब। अरे वाह, ये तो जीपी बन गया, ये तो जीपी बन गया दोस्त। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू प्लस एक्स क्यूब, ये तो जीपी बन गया। x जिसका कॉमन रेशियो है और फर्स्ट टर्म 1 है, ये तो जीपी बन गया। पर था क्या, ये तो एजीपी था। हमने इसे जीपी कैसे बनाया, मल्टीप्लाई किया x से और उसे शिफ्ट किया और फिर उसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने से क्या हो गया, हमारे एलएचएस में भी एक अलग से टर्म आ गया। एलएचएस में देखो पहले 1 माइनस एक्स नहीं था, अभी एक 1 माइनस एक्स भी आ गया है एलएचएस में। ठीक है, एलएचएस में भी एक 1 माइनस एक्स आ गया, पर कोई बात नहीं, हम ये वाला टर्म सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद 1 माइनस एक्स को उससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में ले चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सॉल्व तो कर ही लोगे, पर ये होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस। तुम्हें समझना होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना समझ आएगा कि अच्छा किसके साथ कब मल्टीप्लाई करना है। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, एस की वैल्यू हम कैसे निकालें। यहाँ पर कैसे निकाला हमने एस की वैल्यू, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट किया, डिफरेंस निकाला, उससे क्या हो गया एस इंटू 1 माइनस एक्स, एस के साथ एक एक्स का ही एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, उसकी वैल्यू एक एक्स के ऊपर एक जीपी हो गया, उस जीपी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 1 माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। देखो कैसे कर रहे हैं, एस इंटू 1 माइनस एक्स, इधर लिखते हैं एस इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक, ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट जीपी है ये। अब यहाँ पर एक तुम्हारा सवाल हो सकता है, भाई यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है क्या, अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तब तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू की, इसका पूरा वैल्यू जब निकालेंगे इसका तो इन्फाइनाइट आ जाएगा अगर x ग्रेटर देन 1 होगा तो मैं बता दूँ कि नॉर्मली जब भी तुम्हें इन्फाइनाइट जीपी दिखे, अभी क्योंकि हम एजीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में इन्फाइनाइट जीपी दिखेगा। अगर इन्फाइनाइट जीपी दिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर कुछ अगर लिखा ना हो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो तो समझ लेना जो r है तुम्हारा, या फिर जो हाँ जो x है, मतलब जो बेस है, बेस जो है ना वो यही है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, या फिर यहाँ पर कॉमन रेशियो के टर्म में लिखो तुम, कॉमन रेशियो जो भी होगा ना वो 0 से 1 के बीच में होगा, ऐसा मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ लिखा हो कि एक नहीं r ग्रेटर देन 1 है या r की कुछ वैल्यू है तब अलग बात है, तब अलग बात है, पर अगर इन्फाइनाइट जीपी हो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे 0 से 1 के बीच में ही मानेंगे कॉमन रेशियो को। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, बताओ पहला a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ए क्या है यहाँ पर 1 है, a यहाँ पर 1 है और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस एक्स, एक्स हमारा पर हमारा कॉमन रेशियो है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया भाई, हमने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स किया, उसके बाद हमने शिफ्ट किया, उसके बाद हमने डिफरेंस किया और उसके बाद हमने बस इक्वेशन को सॉल्व किया। एक तरफ जीपी आ गया और एक तरफ एक छोटा सा एक्सप्रेशन था, हमने जीपी का वैल्यू निकाला और वहाँ से हमें एस की वैल्यू निकल गई। तो ये है इस क्वेश्चन का प्रोसेस। ये ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही सेम टू सेम फॉलो होगा, नहीं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आइडिया उतना क्लियर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, आइडिया क्लियर होता रहेगा। हर एक क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है, पर ये चीज़ मोटा मोटी कॉमन रहती है, शिफ्ट करके डिफरेंस। एक बार ये ज़रूर सोचना चाहिए जब एजीपी का क्वेश्चन हो। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो इसे भी एक बार ट्राई करो, पिछले जैसा ही है, इनफाइनाइट टर्म्स ही है, जब तक इनफाइनाइट टर्म्स रहेगा तब तक प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, आराम से शिफ्ट करो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा वो हम देखेंगे आगे, क्वेश्चंस है उसमें भी। पहले इसे पॉज करो और ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, बने ना बने एक बार ट्राई करो। पॉज कर लिया, ट्राई किया,
कर पाया क्या? अगर पिछला वाला बढ़िया से समझे हो तो कुछ हद तक कर पाओगे, मोटा मोटी सेम ही है। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ और से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी पहले एक बार चेक करते हैं। देखो पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 4/5 है, अगला टर्म 7/5 स्क्वायर है। भाई मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, हाँ कि नहीं? और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है ना, वो AP में है। क्यों भाई? 1, 4, 7, 10, हाँ कि नहीं? मतलब समझ आ रहा है कि 1/5 से अगर मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे तो यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, 7/5 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसे डिफरेंस करने में हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज़ देखना, जब कुछ AGP ऐसे सिंपल, ये तो सिंपल AGP है, बहुत ही सिंपल AGP है, AP भी है, GP में भी है, सिंपल AGP है। ऐसे में जनरली हमें मल्टीप्लाई करके शिफ्ट डिफरेंस वाला जो फंडा है वो काम कर जाता है। यहाँ पर हमें इंटू 1/5 करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम जब डिफरेंस करें तो 4/5 के साथ हम 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर पाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3/5। अगला टर्म क्या आएगा? 3/5 स्क्वायर। अगला टर्म क्या आएगा? 3/5 क्यूब। तो हमें एक GP का फॉर्मेट समझ आ रहा है, ये दिमाग में करना होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा आइडिया। करिए एक बार सॉल्व। S/5 1/5 से मल्टीप्लाई किया और फिर शिफ्ट करके लिखा। पहले लिखते हैं S = 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और अब क्या किया? S/5 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर शिफ्ट कर दिया। अगला क्या हो जाएगा? 4/5 का स्क्वायर। अगला क्या हो जाएगा? 7/5 का क्यूब। और ऐसे चलता रहेगा अप टू इनफिनाइट टर्म्स। ठीक है, अब वहीं सेम चीज़ शिफ्ट कर दिया। अब डिफरेंस करेंगे। S - S/5 क्या हो जाएगा? 1 - 0 प्लस 4/5 के साथ 1/5, यही पेयरिंग होगी। 4/5 - 1/5 यानी कि 3/5। अगला 7/5 स्क्वायर - 4/5 स्क्वायर यानी कि 3/5 स्क्वायर प्लस अगला क्या होगा? 3/5 क्यूब। और ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, तुम्हें लग सकता है कि भाई यहाँ पर ना इनफाइनाइट +1 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर ये तो इनफाइनाइट +1 टर्म्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक 1 भी तो एक्स्ट्रा आ गया। देखो कैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर मानो ABC है S की वैल्यू, ठीक है, A + B + C। अगला क्या किया तुमने? इसी को A + B + C कर दिया, ठीक है, और बोला कि भाई इसको मल्टीप्लस ऐड करो। तो ये वाला एक टर्म आएगा, B + एक टर्म आएगा, C + B एक टर्म आएगा और एक C अकेला भी तो आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला तो अकेला है। तो एक टर्म तो ज़्यादा हो गया। पर यहाँ पर भाई इनफाइनाइट +1 का कुछ मतलब नहीं होता। यहाँ पर भी वही होगा, इनफाइनाइट +1 होगा, एक टर्म ज़्यादा होगा, पर इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट +1 भी तो इनफाइनाइट ही होता है। यहाँ पर अगर n होता, कुछ और टर्म्स दिया रहता, 3 टर्म्स 4 टर्म्स, तब वहाँ पर ऐड हो जाता है, सही बात है, ठीक है। पर यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जब होगा तो हम बता देंगे। S कॉमन लेंगे तो 1 - 1/5 = 1 प्लस, इस पूरे सीरीज से ना 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/5 + 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब अप टू का इनफाइनाइट टर्म्स, है कि नहीं? S × 1 - 1/5, भाई ये तो S × 4/5 होगा, इक्वल टू 1 + 3 होल इंटू, देखो ये क्या है? ये भी वही इनफाइनाइट GP है। और यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि जो कॉमन रेशियो है वो 0 से 1 के बीच में है। कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर? 1/5। तब तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं तुम्हें। इनफाइनाइट GP A/1 - R, ठीक है, यानी कि S × 4/5 = 1 + 3 होल इंटू 1/5 डिवाइड बाई 1 - 1/5 4/5, 5 कट गया। तो S × 4/5 = 1 + 3/4।
ठीक, यानी कि 7/4, इसका मतलब s की वैल्यू कितनी, 35/16 जितनी, हाँ कि नहीं, समझ आया। s = 35/16 आ गया। क्या किया, वहीं सेम इंटू किया 1/5 के साथ। ये समझना होगा कि कब किससे इंटू करेंगे, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर 1/5 से हमने जैसे ही इंटू किया, शिफ्ट किया, डिफरेंस किया, हमें एक जीपी मिल गया, इनफाइनाइट जीपी, और फिर हमने उसे सॉल्व कर दिया तो हमें एस की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये समझना होगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर कर सकता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, यहाँ पर ये तो ये करना है, अब यहाँ पर तो वो करना है, समझ आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया, इंटू 1/5 किया, फिर वहीं शिफ्ट किया और डिफरेंस किया, वहीं सेम टॉप कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन एक बार करते हैं, देखते हैं यहाँ पर तुम लोगों का दिमाग खुला है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और दिमाग लगेगा पिछले कुछ क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट वहीं बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, पर देखते हैं एक बार आप लोग कर पाते हो कि नहीं। एक बार पॉज करो, एक बार ट्राई करो, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस किया, एक बार कोशिश करो, ज़रूर कोशिश करो, ट्राई करना ज़रूरी है। ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, सेम तरीके से जैसे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले एक बार कोशिश करके देखिए, बने ना बने, हो सकता है पहले स्टेप में ही आपको जीपी या एपी का कोई फॉर्म ना मिले, हो सकता है 2-3 बार आपको पिछले वाले क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े, 2-3 बार आपको मल्टीप्लाई करके, शिफ्ट करके डिफरेंस करना पड़े। करिए, पर देखिए आ जाएगा सॉल्व, करिए, एक बार तो करिए, आपको समझ आ जाएगा। हो गया पॉज, आप लोग ज़रूर पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, नोट ज़रूर लीजिएगा, बस ऐसे वीडियो को देखते मत रह जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1², अगला भाई 2², अगला 3²। इसमें तो कुछ ज़्यादा हमें पैटर्न दिख नहीं रहा, पर हाँ एक चीज़ है, ये जो x का टर्म्स है ना, x का जो पार्ट है, टर्म नहीं, x का जो पार्ट है ना, ये तो भैया जीपी में है, दिख रहा है। पहले x⁻0, फिर x, फिर x², फिर x³, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। तो एक बार मल्टीप्लाई हम भी करते हैं ना इसके साथ x को, क्या बोलते हो, कर ले? हाँ कर लेते। फिर से नहीं लिखते हम इसको, 1² लिखते हैं इधर सीधा, फिर 2² फिर 3² अप टू अगेन यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स। सब्ट्रैक्ट करते हैं, s इंटू 1 - x हो जाएगा, 1² बचेगा, 2² - 1² हो जाएगा यहाँ पर, होल इंटू x, प्लस 3² - 2² होल इंटू x² प्लस 4² - 3² होल इंटू x³, और ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब देखो s इंटू 1 - x, एक बार इस 1² तो ठीक है 1 है, 2² - 1² की वैल्यू कितनी होती है रे, 2² 4 - 1 3x, अगला 3² - 2², बताओ भाई, a² - b² का फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हो, या फिर ऐसे ही बता सकते हो भाई। ये देखो, जब ऐसे, मैं थोड़ा सा एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, जब a² - b² रहेगा ना, और अगर a b कॉन्जिक्यूटिव हो, a b अगर कॉन्जिक्यूटिव हो और a² - b² पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू a + b होती है। इसमें बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, a² - b² a + b इंटू a - b। अब a b कॉन्जिक्यूटिव है तो a - b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो a² - b² की वैल्यू a + b हो जाएगी, यानी कि 3² - 2² की वैल्यू 3 + 2 हो जाएगी, यानी कि 5x² हो जाएगा। ये 4² - 3² की वैल्यू 4 + 3 7 हो जाएगी, और ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिला क्या, कुछ नहीं मिला। हमें जो 2 क्वेश्चंस में आदत पड़ गई थी कि सेकंड स्टेप में आके ही हमें यहाँ पर जीपी मिल रहा था, यहाँ पर जीपी वीपी कुछ नहीं मिला, बट रैदर हमें यहाँ पर एक और एजीपी मिल गया।
ये इसको भी इंक्लूड कर लो, AGP मिल गया। क्यों? 1 3 5, ये देखो ये जो 1, ये क्या हो गया यहाँ पर, हट गया ये, सॉरी 3 5, हाँ अब सही है। ये देखो 1, ये जो 3 है, ये 5 है, 7 है, ये सब क्या है भाई? ये सब ऑड नंबर्स है, सब के सभी ऑड नंबर्स है, हाँ कि नहीं? सभी के सभी ऑड नंबर्स है। और अभी यहाँ पर देखो x टू द पावर 0 हो जाएगा, ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब ये सब क्या है भाई? ये सब जीपी में है x, मतलब फिर से AGP मिल गया हमें, फिर से AGP। तो वहीं सेम चीज़ करो इस s इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको तुम लोग के क्वेश्चन मान लो, मानो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब ठीक है, ये वाला पार्ट अब तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। अब इसे फिर से सॉल्व करो जैसे तुम सॉल्व करते हो। चलो करते हैं सॉल्व, फिर से जो प्रोसेस हमने पहले लगाया वहीं लगाते हैं। फिर से s के साथ फिर से x को मल्टीप्लाई करते हैं। अब s के साथ नहीं होगा, ये वाला जो टर्म है उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा, तो sx इंटू 1 माइनस एक्स। फिर से हम इसे सब मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखेंगे, थोड़ा नहीं, एक प्लेस शिफ्ट करके लिखेंगे। देखिए ये लिख दिया, अगला क्या हो जाएगा? 5x क्यूब हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, s इंटू 1 माइनस एक्स माइनस sx इंटू 1 माइनस एक्स, कॉमन बाद में लेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 0 मतलब 1, 3x माइनस एक्स मतलब 2x, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब मतलब 2x क्यूब। अरे वाह भाई, ये तो 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर वहीं इन्फिनाइट जीपी, हाँ कि नहीं? इधर वाला देखो s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाने में प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। चलो हाँ, अगले वाले पेज में लिखते हैं s इंटू 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो पहले में क्या बचेगा? 1 और अगले में x, यानी कि भाई ये फिर से s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया इस साइड में, ठीक है? वो होता है 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 1 प्लस 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, कहाँ से भाई? यहाँ से कॉमन ले लिया, ये देखो, सॉरी हाँ, ये वाला पूरा पार्ट से हमने x 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है? कोई बोल सकता है भाई 2x कॉमन ले क्यों नहीं लेते? क्यों भाई ज़िंदगी ख़राब करनी, चल रहा है जीपी में डाल दो ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू भाई इनफाइनाइट टर्म्स है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार भी बताया था, जब भी इनफाइनाइट जीपी हो कुछ बोला ना रहे, इनफाइनाइट जीपी हो कुछ बोला ना रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मान लेना है कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा r, ये आपको मान लेना है, ठीक है? यहाँ पर भी वही चीज़, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a डिवाइड बाई 1 माइनस आर करना है, 1 प्लस 2 इंटू एक्स ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर में वो भी x है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल यार। अब तो अलजेब्रा है, अब क्या है, इसकी वैल्यू निकालने को बोला जाए तो तुम नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल सकते हो। 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ले लो एलसीएम, 1 माइनस एक्स प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये होता है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई? ये हो गया, ये हो गया आंसर। यहाँ पर क्या किया? 2 टाइम्स लगाना पड़ा हमें, 2 टाइम्स शिफ्ट एंड डिफरेंस, हमें ये 2 बार करना पड़ा, इसीलिए मुझे लगा कि भाई अलग है, नहीं अलग नहीं है, यही सेम चीज़ है, 2 बार करना पड़ा हमें, बस यही है, 2 बार करना पड़ा। क्या ठीक है अब? चलिए हाँ, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं,
ठीक है। देखो अगला क्या है, s इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अभी बोलोगे कि ये तो कभी किया, आसान है, पर यहाँ पर एक नया चीज़ दे दिया है रे बाबू, n टर्म्स। पहले क्या था, इनफाइनाइट टर्म्स, अब क्या है, n टर्म्स। अब n टर्म्स हो गया है, तो एक बार इसे पॉज करो और ट्राई करो। यहाँ पर थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा, चीज़ें सेम ही है, पर थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है। मैं लिख देता हूँ, देखो भाई केयरफुल रहना है यहाँ पर, जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, थोड़ा सा केयरफुली करो इस क्वेश्चन को, पॉज करो, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा केयरफुल रहना है, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, ठीक है, केयरफुल रहना होगा, गलतियाँ हो सकती है। नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वैसी चीज़ हो सकती है। हो गया पॉज ऑन ट्राई, चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, वही जो हम लोग पिछले बार कर रहे थे, क्या इस बार भी वही करेंगे, पर उसके पहले छोटी सी चीज़ हमें करनी होगी। क्या भाई, क्या करना होगा, ये जो प्लस n टर्म्स है ना, इसका थोड़ा सा पहले पोस्टमार्टम करते हैं। प्लस n टर्म्स का मतलब क्या है, जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना, मतलब समझ लेना n की वैल्यू फाइनाइट है, तभी तो लिखा रहेगा, नहीं तो इनफाइनाइट लिख देते सीधा। n की वैल्यू अगर फाइनाइट है तो हमें भैया tn की वैल्यू भी निकालनी होगी, tn की वैल्यू ये भी निकालनी होगी। यू हैव टू फाइंड आउट tn, फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड करोगे tn का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं, tn फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ पैटर्न समझो और उससे tn निकालो, ठीक है, इतना कठिन पैटर्न नहीं है, समझ आ जाएगा। n फाइनाइट है और tn निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। क्या पैटर्न है भाई, पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 2x है, अगला टर्म 3x स्क्वायर है, अगला टर्म 4x क्यूब है। चल इतना ही लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, या फिर ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 है। हाँ कि नहीं, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म है। फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2, ऐसा चल रहा है। देखो फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1, तो 1 ही हो रहा है इसकी वैल्यू, इसके साथ मैंने लिख दिया x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 2 के लिए शुरुआत में कांस्टेंट टर्म 2 आ रहा है, यानी कि tn में कांस्टेंट टर्म जो होगा वो आपका n ही होगा। यहाँ पर भी देखो n की वैल्यू 4, यहाँ पर भी 4, n की वैल्यू 3, यहाँ पर भी 3, n की वैल्यू 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि जो भी n की वैल्यू हो रही है वही कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, अपीयर हो रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद एक x का टर्म है लिखा, उसके माथे में कुछ पावर भी होगा। पावर क्या है भाई, 0 फिर 1, 0 को लिखो तो तुम 1 माइनस 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। इस x टू द पावर 1 है, इसको 2 माइनस 1 लिखो, ये x टू द पावर 2 है, इसे 3 माइनस 1 लिखो, x क्यूब है, इसे 4 माइनस 1 लिखो। क्या समझे, मतलब ये समझे कि x के पावर में वही होगा, क्या होगा, जो n की वैल्यू होगी माइनस का 1, यही होगा। s के पावर में क्या हो रहा है, जो n की वैल्यू हो रही है ना, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, यही है पैटर्न, खत्म। ये समझ आ गया tn कैसे किया, पैटर्न सीख के, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला नहीं है, पैटर्न है, सिर्फ पैटर्न समझना होगा। कर लिया tn की वैल्यू, बोलोगे tn से क्या करेंगे हम, tn को क्वेश्चन में लिखो भाई, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, अब 2 का, अब इन्फाइनाइट टर्म्स नहीं या फिर n टर्म्स नहीं, यहाँ पर लिखो n x टू द पावर n माइनस 1। ये लिखकर फिर ही तुम लोग AGP का वही सेम पैटर्न में जाओगे। पहले ये फर्स्ट ये स्टेप, ये पहला स्टेप होना चाहिए जब भी n टर्म्स हो, कि tn की वैल्यू क्या है वो पहले निकालो, तब जाके कुछ करना, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। चलो अब क्या करें, वही सेम चीज़ sx निकालो और शिफ्ट करके लिखो, ध्यान से, मैंने बोला था केयरफुली करते हैं, हैंडल विथ केयर है ये। अगला क्या हो जाएगा भाई, 3x क्यूब हो जाएगा, और ये चलता रहेगा अप टू। हम यही इन्फाइनाइट टर्म्स लिख देते थे,
और यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, बताओ नीचे क्या हो जाएगा भाई, वही है n-1 x टू द पावर n-1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 था तो नीचे 1 कम, 3 था तो यहाँ पर 2 1 कम, यहाँ पर n है तो नीचे 1 कम n-1, और पावर दोनों में सेम आ रहा है, आ गया। पर क्या ये लास्ट टर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक लास्ट टर्म और भी तो होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x, तब क्या होगा n x टू द पावर n होगा। क्या हुआ यहाँ पर, ये वाले टर्म के साथ भी तो कोई मल्टीप्लाई होगा। कौन मल्टीप्लाई होगा? x मल्टीप्लाई होगा, और वो मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ये बनेगा, और वो किसी के नीचे नहीं आएगा क्योंकि तुमने तो शिफ्ट करके लिख दिया है। देखो a b c अगर 3 टर्म है और तुम और 3 टर्म लिखे d e f, एक शिफ्ट करके लिख दिया, और फिर बोल रहे हो भाई सम करो, ऐसे डिफरेंस निकालो या सम निकालो, तो पहला क्या आएगा a आएगा, अगला क्या आएगा b प्लस डी का पेयर आएगा, अगला क्या आएगा c प्लस e का पेयर आएगा, और ये लास्ट वाला टर्म f भी तो बचेगा जो इनफाइनाइट में बचता था, पर वो इनफाइनाइट प्लस 1th टर्म होता। इनफाइनाइट प्लस 1 भी तो इनफाइनाइट ही होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पर n है ना, फाइनाइट है। अगर तुम 3 टर्म का फॉर्म है, अगर s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है और तुम एस एक्स निकालें, मानो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स कर लिए, ठीक है, ए तो सही है भाई, एस प्लस एस एक्स किया, मानो मानो ऐसा किया एस प्लस एस एक्स, तो ये तो ए है, ए प्लस 0 ए हो गया, बी प्लस ए एक्स एक और टर्म आया, ठीक है, बी प्लस ए एक्स एक और टर्म आएगा, अगला आएगा सी प्लस बी एक्स, पर एक लास्ट टर्म सी एक्स भी तो बच जाएगा, जो लास्ट वाला टर्म था मल्टीप्लाई होके वो भी तो बच जाएगा, हमने वहीं लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत, यही चीज़ मैंने बोला था कि थोड़ा सा केयरफुल रहना, बहुत लोग यहीं पर गलती करेंगे, वो एन टर्म्स लिख देंगे यहाँ पर, या फिर वो n इंटू एक्स n-1 x टू द पावर n-1 यहाँ पर आके ही रुक जाएंगे। नहीं भाई, यहाँ पर भी है, जैसे 1 के नीचे 0 है वैसे इसके ऊपर भी 0 होगा। एक टर्म तुम्हारा बढ़ गया, बोलोगे 2 टर्म बढ़ा, नहीं 2 टर्म नहीं, इतना तक तो था ही, देखो इतना तक तो टर्म था ही हमारा, ये वाला इतने टर्म्स तो थे ही हमारे, एक ही टर्म बढ़ा है, किसी भी सीरीज़ में देख लो एक ही टर्म बढ़ा है, ठीक है, हमने बस एक प्लेस शिफ्ट किया है। जब तुम 1 प्लेस शिफ्ट करते हो ना, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जब तुम 1 प्लेस शिफ्ट करते हो तब तुम 1 एक्स्ट्रा टर्म जनरेट करते हो, ये ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। बाकी तो क्वेश्चन एजीपी का बहुत आसान है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब तुम एक प्लेस शिफ्ट करोगे एक एक्स्ट्रा प्लेस जनरेट होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होगा जब तुम डिफरेंस निकालोगे उसका, समझे। अब डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये वाला ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है इसमें, ये तो आसान है क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन लेने का यही तरीका होता है। ये देखिए 1 - 0 1, 2x - x x, फिर अगला x स्क्वायर x क्यूब चलता रहेगा पट अप टू का क्या x टू द पावर n-1 भी होगा लास्ट में, ये वाला n-1 तो 1 इंटू एक्स टू द पावर n-1 होगा। अगला लेकिन अगला क्या होगा, प्लस 0 माइनस n x टू द पावर n होगा। ये ध्यान रहे, ये बहुत गलतियाँ होती है। s इंटू 1 - x हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स क्यूब अप टू x टू द पावर n-1 माइनस n x टू द पावर n, ठीक है। इसे अलग से एक्सेस करना पड़ेगा, करिए सॉल्व अप। ये वाला क्या हो गया, अगेन इन्फिनिट जीपी, x 0 से 1 के बीच में हम मान लेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इन्फिनिट जीपी नहीं, सॉरी इन्फिनिट जीपी नहीं है, ये तो नॉर्मल फाइनाइट जीपी है। फाइनाइट जीपी का ही वैल्यू निकालो, सम का क्या वैल्यू होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। यहाँ पर कितने टर्म्स है भाई, अच्छा यहाँ पर तुम लोग डाउट हो गया कि अब तो n-1 टर्म्स है कि n टर्म्स है। अरे देखो ये 1 लिखा है तो इसको x टू द पावर 0 भी तो लिख सकते हो, 1 2 3 3 टर्म्स,
और 0 1 2 ये भी तो 3 टर्म्स है, 3 नंबर्स है। तो जब 0 से शुरू होता है, 0 से n-1 इज इक्वल टू 1 से n तक, 0 to n-1 इसमें n टर्म्स है, 1 से n तक n टर्म्स होंगे। 1 2 3 4 करके काउंट करोगे तो n टर्म्स मिलेगा। वैसे ही 0 to n-1 में जाके ही तुम्हारा n टर्म्स मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर n टर्म्स है। अदरवाइज तुम लोग जीपी एपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। देखो भाई कैसे करोगे, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू t है और लास्ट टर्म तुम्हारा n-1 है, शुरू हो रहा है तुम्हारा 0 से, t-1 से हो रहा है शुरू और 1 होकर बढ़ रहा है। 1 है ना, 0 फिर अगला 1 फिर 2, कितने पावर तक चला है, n-1 तक चला है। कितने टर्म्स है, मान लिया t टर्म्स है, करो कैलकुलेट, t-1 इक्वल टू n-1, t की वैल्यू n से n के समान आ गई। समझ आ गया ना, मतलब टर्म्स n के समान है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा था केयरफुल। आसान है पर यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है। ऐसे लिखो, सॉरी ये मिट क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है, x-1 ठीक है, माइनस n इंटू एक्स टू द पावर n, सही है। ये आ गया, अब तो आसान है भाई, हो गया हमारा सॉल्व। s इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस n एक्स टू द पावर n, ठीक है। अब देखो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 1 माइनस एक्स होल इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस n एक्स टू द पावर n। अभी से तुम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1 माइनस एक्स को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ला दिए, और फिर अगर कोशिश, अगर इच्छा हो, पता नहीं क्या क्या तुम्हारा तुम लोग के दिमाग में आता है, अगर इच्छा हो तो तुम लोग इसमें वो एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं, यही आंसर है। इसे तुम लोग कैसे भी रिप्रेजेंट करो, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये है आंसर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था भाई, एन टर्म्स का कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम लोग शिफ्टिंग, ऐसा लिख सकते हो, शिफ्टिंग जनरेट्स वन एक्स्ट्रा टर्म, शिफ्टिंग से एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट होता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। शिफ्टिंग हमेशा एक एक्स्ट्रा टर्म जनरेट करता है, ठीक। चलो यहाँ पर फिर से आ गया तुम लोगों का ध्यान भटाने के लिए ये इनफाइनाइट टर्म्स, पर भूलना नहीं पिछले वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि एन टर्म्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एन टर्म्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए उसे भूलना नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसे आप लोग एक बार पॉज करिए और ट्राई करिए, मैं ना भी बोलूँ फिर भी एक बार पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है। ट्राई नहीं करिएगा तो कभी भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ नोट करते जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बने ना बने वो अलग बात है, कोशिश एक बार करिए। जितना भी अप्रोच मैंने सिखाया है, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, जितने भी अप्रोच मैंने सिखाए सभी से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सही कैसे हो रहा है वो जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि गलत कैसे कर सकते हैं। हाँ, सही करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई गलत हो कैसे रहा है वो समझना, ताकि एग्ज़ाम में वो गलती ना हो। वो गलती आप को एग्ज़ाम में जाके अवॉइड करेंगे। इसीलिए गलतियाँ कहाँ हो रही है, गलतियाँ क्यों हो रही है, गलतियाँ कैसे हो रही है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सही वाला तरीका तो कोई भी बता देगा, पर एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए पॉज करके। हो गया, चलिए फिर देखते हैं कैसे किया आप लोगों ने। देखो भाई यहाँ पर 2 है, अगला है 6/2, 12/4, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हाँ कि नहीं, समझ आ जाएगा। एक काम करो, क्या भाई, ये जो 2 है ना, अच्छा देखो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो, पैटर्न समझना ज़रूरी है। 6, 12 फिर 20,
ऐसा चल रहा है न्यूमरेटर में। हम 2 वाले टर्म को अभी 2 क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, इसीलिए मैंने अभी नहीं लिखा, पहले आपको पैटर्न समझा रहे हैं। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2, 4, 8, 16, यानी कि 2 के पावर में बढ़ रहा है। देखिए 2 स्क्वायर 2 है ये, 2 स्क्वायर है 2 क्यूब है ये, 2 टू द पावर 4 है ये, आगे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो 2 टू द पावर 1 अगर ये है, पिछला वाला टर्म 2 टू द पावर 0 होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए है, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 2 है न्यूमरेटर में। तो जो डिनोमिनेटर वाला पैटर्न है ये तो फिक्स बैठ रहा है, हाँ कि नहीं। नीचे वाला जो पैटर्न है ये तो फिक्स हो रहा है भाई, ये तो जीपी है भाई, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि ओवरऑल हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और शुरू हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग तो समझ आ गया। तो करते हैं ना एक बार, हो सकता है 2 बार लगाना पड़े, करते हैं एक बार सॉल्व। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं एक बार सॉल्व। s/2 तो 2/2 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा, ओ सॉरी मैंने इसको शिफ्ट करके लिखना होगा, 6/4 आ जाएगा। अगला क्या आएगा भाई 12/8 आ जाएगा। अगला क्या आएगा 20/16 आ जाएगा, और ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं रहता, एन टर्म्स रहता, तो तुम्हें दिक्कत हो सकती थी, तो तुम्हें दिक्कत हो जाती। एन टर्म्स निकालना कैसे निकालोगे, टी तब दिमाग लगाना पड़ता, पैटर्न समझना पड़ता। ठीक है, चलिए फिलहाल तो वैसी कोई स्थिति है नहीं। s माइनस s/2, 2 माइनस 0 2, 6/2 माइनस 2/2, 6 माइनस 2 4/2। इसको सिंप्लीफाई करके मत लिख देना 2, नहीं तो पैटर्न नहीं समझ आएगा, पैटर्न नहीं समझ आएगा। देखो यहाँ पर 2 था, मैंने उसको 2/1 किया, क्यों किया, पैटर्न समझने के लिए। तो इसे 4/2 को सिंप्लीफाई मत कर देना। 12/4 माइनस 6/4 6/4 होता है। 20/8 माइनस 12/8 क्या होता है भाई 8/8 होता है। 8/8 को 1 मत लिखना। 30/16 माइनस 20/16 क्या होता है भाई 10/16 होता है। बहुत अच्छा लगता है अब, क्यों, क्योंकि हमारे सामने एक AGP है। कैसे भाई, अभी भी जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ से, देखो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई पे हाफ हो रहा है, और जो न्यूमरेटर है ये क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में, और देखो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वाले जो पार्ट है वो सब AP में है। ऐसा जब भी हो तो वहीं मल्टीप्लाई शिफ्ट एंड डिफरेंस करिए, फिर से शुरू हो जाइए। ये s माइनस s/2 पहले क्या आएगा बताइए, s माइनस s/2 की वैल्यू s/2 ही होती है भाई। तो जब हम इसे फिर से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये देखो 1 2 4 2 टू 1 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो, 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 3, यानी कि हाफ से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर से वही डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर फिर से वही 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट ये है कि पैटर्न खुद से ढूंढना पड़ रहा है, पैटर्न ढूंढना पड़ रहा है खुद से। ये देखो 2 था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था 2 क्या है भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो पैटर्न समझने के लिए सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते, 6/2 को 3 लिख देते, 12/4 को 3 लिख देते, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कभी कि ये पैटर्न हो क्या रहा है, करना क्या चाहता है ये पैटर्न। तो इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल में ही रखने देना। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीक्वेंस सीरीज में सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। ठीक है, चलिए s/4 करते हैं। 2/1 को क्या लिया, यहाँ पर 2/1 था, 2/1 था। अब देखो भाई फिर से वही s/4 हो गया, s/2 था, अब हाफ किया, 4 से डिवाइड मत कर देना, मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया पूरे चीज़ को और शिफ्ट करके लिखा है, अगेन 2/2। अगला बताओ भाई 4/4, अगला 6/8, अगला 8/16, चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अगेन सब्ट्रैक्ट करो, s/2 से s/4 को सब्ट्रैक्ट करो, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 4/2 माइनस 2/2 2/2 आएगा। अगला 6/4 माइनस 4/4 यानी कि 2/4 आएगा। अगला 8/8 माइनस 6/8 यानी कि 2/8 आएगा। 10/16 माइनस 8/16 यानी कि 2/16 आएगा, और ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, s/2 माइनस s/4, बताओ इसका क्या हो गया,
s/4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 प्लस ये न्यूमरेटर के जितने 2 है ना वो सभी को कॉमन ले लो, सब के सब कॉमन ले लो। वैसे चाहो तो इस 2 को भी कॉमन ले सकते हो, मैंने नहीं लिया, चलो छोड़ो। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 लो ना लो कोई बात नहीं। अच्छा एक बार में ले ही लेते हैं, छोड़ो, नहीं तो 2 बार तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2/2 है ना, इसको 2/1 लिखो और जितने भी न्यूमरेटर के 2 है सभी को कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू का इन्फिनाइट टर्म्स। क्या है भाई, r इक्वल टू हाफ है, जो कॉमन रेशियो है वो है हाफ है। इन्फिनाइट जीपी है तो लगा दो इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला, s/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइड बाई 1 माइनस r, यानी कि s/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस हाफ, यानी कि हाफ, 2 ऊपर गया तो s/4 इक्वल टू 4, यानी कि s इक्वल टू 16। इसकी वैल्यू 16 आ गई। क्या सही है? देखिए बहुत लोगों को यहाँ पर एक डाउट हो सकता है, यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट थे, एक ही कॉन्सेप्ट था। क्या था भाई कि सिंप्लीफाई करने से पहले सोचिए, डोंट सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। ये एक छोटा सा आपको मैं बता सकता हूँ कि जनरली सिंप्लीफाई किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई मत कर देना, ऐसे ही मुंह उठा के बस करना है तो कर दिया, नहीं मत करना। कभी कभी मैं ही बोलूँगा कि सिंप्लीफाई करो, क्वेश्चन की डिमांड है, पर कभी कभी ना फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई ना करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है फॉर ऑब्जर्विंग पैटर्न। क्यों करोगे भाई डोंट सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस? ताकि तुम पैटर्न को ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर छोटी सी मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखो तुम एक चीज़ बता सकते हो कि भाई ये जो इनफाइनाइट टर्म्स है, यानी कि कंटिन्यूस बहुत सारे टर्म्स है, इनफाइनाइट बहुत सारे टर्म्स है, 2 प्लस 6/2 प्लस 12/4 प्लस 20/8, ये टर्म्स कैसे दिख रहे हैं? ये टर्म्स तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो बढ़ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसका सम इनफाइनाइट होना चाहिए? इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स का सम इनफाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? पहले देखो 2 था, अगला 3 हुआ, देखो पहला टर्म 2 था, अगला 3 हुआ, अगला 3 है, अगला पता नहीं ये भी कुछ 2 इंटू 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, अगला ये भी शायद 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे तुम्हें नहीं लगता कि इनफाइनाइट टर्म्स के बाद ये इनफाइनाइट हो जाना चाहिए? 16 आ रहा है आंसर, यहीं पर है मज़ा, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सम इनफाइनाइट हो जाएगा, पर ध्यान से समझो, पहला टर्म तुम्हारा 2 था, अगला टर्म 3 था, अगला टर्म 3, अगला 2.1, अगला 1.1, आगे तुम और चेक करोगे तो और भी ज़्यादा कम होता रहेगा। ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स आर डिक्रीजिंग दोस्त, ये टर्म्स सभी के सभी डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर टर्म्स डिक्रीज कर रहे हैं ना, तुम्हें लगता है कि इनफाइनाइट हो जाएगा, पर ये कभी इनफाइनाइट होगा नहीं। ये सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट है, पर इसका सम कभी इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि ये टर्म्स कुछ देर बाद जाके बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे और नेग्लिजिबल चेंजेस आने लगेंगे। इनफाइनाइट जाते जाते हो सकता है इनके टर्म्स 0 हो जाए, डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि नेग्लिजिबल चेंजेस आए, नेग्लिजिबल चेंजेस आएगा सम में। और ये तो आपको समझ भी आ रहा होगा ना, न्यूमरेटर उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा जिस लिहाज से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? देखो देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिनोमिनेटर है ना, वो इज मोर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूमरेटर। इंक्रीज ऑफ न्यूमरेटर, भाई ये क्या चीज़ हो गई? भाई डिनोमिनेटर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, 2 के पावर में बढ़ रहा है। यहाँ पर 16 है, अगले बार में 32 हो जाएगा, अगले बार में 64 हो जाएगा, उसके बाद 128 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और ऊपर वाला टर्म 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 2 के टाइम पे 2 के एक इंक्रीज रेशियो से बढ़ रहा है। भाई सिर्फ 2 से बढ़ रहा है, 2 पॉइंट से बढ़ रहा है, और नीचे सोचो कितना रैपिड इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम,
आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर हो जाएगा ना, दैट विल बी वेरी बिग। डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा और न्यूमरेटर कंपैरेटिवली स्मॉल होगा। कंपैरेटिवली न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है पर कंपैरेटिवली स्मॉल है, इसीलिए ये फ्रैक्शन इतना एक ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं नेग्लिजिबल हो जाएगा ये फ्रैक्शन कुछ देर बाद जाके, तुम्हें लग रहा होगा। यही कॉन्सेप्ट होता है जब कोई लोग कहते हैं ना कि यार रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो मोर देन इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ न्यूमरेटर है, तो ये यहाँ पर तुम्हें इल्यूजन हो सकता है, तुम्हें लग सकता है कि भाई ये बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, पर डिनोमिनेटर के बढ़ने का रेट ज़्यादा है, इसीलिए कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम 10-12 टर्म्स के बाद ये जो सीरीज़ है इसके जो टर्म्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू जीरो हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ही तुम इंक्रीज करते जाओगे इनफाइनाइट टर्म्स चाहे हो जाए, वो वैल्यू एक फाइनाइट टर्म को ही सजेस्ट करेगा। ठीक लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसीलिए ऐसे कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इनफाइनाइट क्यों नहीं हुआ, एक फाइनाइट टर्म क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका कि डिनोमिनेटर जल्दी बढ़ रहा है न्यूमरेटर से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, हो सकता है कि ये वीडियो मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वीडियो अभी बहुत बड़ा हो गया है तो हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का वीडियो हो चुका है ये, तो हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये है एजीपी का पार्ट 1, अगला आएगा एजीपी का पार्ट 2, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंस मेथड, वीएन मेथड, एएमजीएम का इनइक्वालिटी वो सब पढ़ेंगे, सभी के वीडियो आएंगे, चिंता मत करिए। फिलहाल ये था एजीपी का पार्ट 1। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी 5-6 और क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे एजीपी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, हाँ, और ज़रूर इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिएगा, और फुल एजीपी के लिए आपको पार्ट 2 भी देखना होगा, मैं इसे पार्ट 2 में कराऊंगा। तो चलिए बाय, अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा।